एवरीवन वेलकम टू लर्न बी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम क्लास 9 साइंस की बुक का चैप्टर 5 फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के इन-टेक्स्ट क्वेश्चंस देख रहे हैं। इसका पीडीएफ आप लोगों को हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इस चैप्टर के नोट्स भी कंप्लीट हैं और पूरा का पूरा चैप्टर लाइन टू लाइन जो एक्सप्लेनेशन है वो भी बनाया हुआ है। सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। इन-टेक्स्ट क्वेश्चन है पेज नंबर 59 पे कि भाई हु डिस्कवर्ड सेल एंड हाउ। तो जो सेल की डिस्कवरी हुई थी वो कैसे हुई थी और किस तरह से हुई थी। तो आंसर है सेल्स वर डिस्कवर्ड इन 1665 बाय इंग्लिश बॉटनिस्ट रॉबर्ट हुक। तो आंसर आप लोगों को क्या देना है, रॉबर्ट हुक जो है उसने सेल की डिस्कवरी की थी। ही यूज्ड अ प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप टू ऑब्जर्व सेल इन अ कॉक स्लाइस। तो काफ़ी पुराना मतलब बहुत ही इनिशियल स्टेज वाला माइक्रोस्कोप इस्तेमाल उसने किया था, कॉक स्लाइस पर उसने देखा था सेल्स को। नेक्स्ट है व्हाई इज द सेल कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो सेल को स्ट्रक्चरल और फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं। तो देखो सिंपल सा अगर हम इसका आंसर दें तो सेल जो है केपेबल होता है इंडिपेंडेंटली एक्ट करने के लिए, मतलब सेल अपने आप में बिल्कुल सारे काम अपने कर सकता है, इसलिए उसको स्ट्रक्चरल और फंडामेंटल यूनिट लाइफ कहते हैं। सेल कॉन्स्टिट्यूट वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स में एनिमल्स में सेल्स पाए जाते हैं। सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ एंड इज केपेबल ऑफ लिविंग फंक्शंस। सेल जो है जो लाइफ की सबसे छोटी यूनिट होती है और सारे के सारे काम ये अपने आप में कर सकते हैं। सेल आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। दिस इज द रीजन वाई सेल्स आर रेफर्ड एज द बेसिक एंड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो यहाँ से लेकर के सेल्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ, दिस इज द रीजन वाई cells are referred to as the basic structure and functional unit of life. All cells vary in shape, size and activity they perform. In fact, shape and size of the cell is related to our body structure. इसमें लिखा नहीं हुआ है ऐसा। तो देखो बच्चों यहाँ से लेकर यहाँ तक भी आप आंसर को ख़त्म कर सकते हो, यहाँ से लेकर यहाँ तक। नेक्स्ट है पेज नंबर 61 के क्वेश्चंस हैं। हाउ डू सब्सटेंसेज लाइक CO2 एंड वाटर मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जैसे जो सब्सटेंसेज होते हैं वो सेल के अंदर बाहर किस तरीके से मूव करते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल एंड रेगुलेट द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इन एंड आउट ऑफ द सेल। तो सेल में क्या होता है, एक मेम्ब्रेन होती है, तो उसके अंदर सब्सटेंस आ भी सकते हैं और वहाँ से सब्सटेंस बाहर इजीली जा भी सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो कार्बन डाइऑक्साइड वो डिफ्यूजन के प्रोसेस से मूव करती है। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे मूव करती है सेल के अंदर बाहर, डिफ्यूजन के प्रोसेस से। और वाटर जो है वो ऑस्मोसिस, वाटर के मूवमेंट के लिए ऑस्मोसिस का प्रोसेस लगता है। तो अगर आपको शॉर्ट में बताना है कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड के मूवमेंट के लिए डिफ्यूजन और वाटर के मूवमेंट के लिए ऑस्मोसिस का प्रोसेस लगता है। अब हम अच्छे से समझेंगे कि किस तरीके से मूवमेंट होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। CO2 इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन, है ना, जब हम लोग सेल रिस्पायर करते हैं, सांस लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। देयरफॉर इट इज प्रेजेंट इन द हाई कंसंट्रेशन इनसाइड द सेल। तो हाई कंसंट्रेशन में क्योंकि हमारे अंदर ही प्रोड्यूस हो रही है तो सेल में बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो CO2 मस्ट बी इरेक्टेड आउट ऑफ द सेल। तो CO2 को सेल के बाहर भी निकलना होता है। इन द सेल्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट द कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इज लो एज कम्पेयर टू दैट इनसाइड द सेल। तो अगर बाहर वाला एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की बात करें तो CO2 का कंसंट्रेशन जो बाहर की तरफ है वो कम होता है, मतलब बाहर CO2 कम होती है, सेल के अंदर ज़्यादा होती है। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ डिफ्यूजन CO2 मूव्स फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन आउटसाइड द सेल। सिमिलरली O2 एंटर्स द सेल बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन व्हेन द concentration of O2 inside the cell is low as compared to surrounding। मतलब क्योंकि देखो कार्बन डाइऑक्साइड सेल के अंदर बहुत ज़्यादा होती है, बाहर बहुत कम होती है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की तरफ निकलती है। डिफ्यूजन में क्या होता है भाई, डिफ्यूजन में कोई भी चीज़ है वो हाई से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाती है। मतलब अगर कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर ज़्यादा है और इधर कम है तो कार्बन डाइऑक्साइड हाई से लो इधर से इधर की तरफ जाएगी। इसी तरीके से ऑक्सीजन जहाँ ज़्यादा है वहाँ से कम की तरफ जाएगी। तो इसलिए ऑक्सीजन सेल के अंदर मूव करती है और कार्बन डाइऑक्साइड सेल के बाहर मूव करती है। तो यही डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे देखो ना, प्रिंसिपल ऑफ डिफ्यूजन के अकॉर्डिंग कार्बन डाइऑक्साइड जो है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन के रीजन की तरफ जाती है आउटसाइड द सेल। और इसी तरीके से O2 जो है बिकॉज ऑफ द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ O2 इनसाइड द सेल इज लो एज कम्पेयर टू इट्स सराउंडिंग, तो O2 जो है वो सेल के अंदर जाता है। अब वाटर का मूवमेंट कैसे होता है। वाटर का मूवमेंट देखो भाई ऑस्मोसिस से होता है। वाटर मूव्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्ट एज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन and this movement of water is called osmosis. However, the movement of water across the plasma membrane of cell is affected by the amount of
सब्सटेंस डिजॉल्व इन द वाटर। तो देखो पानी जो है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है एक सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू। सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन ये ऑस्मोसिस में लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि क्या होता है सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन में कि कुछ ही सब्सटेंस को इधर उधर आने जाने देती है, यही होती है, मतलब जो सही चीज़ें हैं वो अंदर आ जाएंगी और जो खराब चीज़ें हैं वो बाहर चली जाएंगी सेल के। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। तो देखो द सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन नोन एज सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन बिकॉज इट रेगुलेट द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इन एंड आउट ऑफ द सेल। दिस मीन्स दैट प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउ एंट्री ऑफ ओनली सम सब्सटेंस एंड प्रिवेंट द मूवमेंट ऑफ अदर मटीरियल। तो सेलेक्टिवली परमिएबल मतलब सेलेक्ट करके ही भेजती है, कुछ सब्सटेंस को ही वो अंदर भेजती है और बेकार वाले सब्सटेंस को बाहर निकाल देती है और अच्छे वाले सब्सटेंस को अंदर ले लेती है, यही होता है सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। क्वेश्चन जो इंडेक्स पेज नंबर 63 के हैं वो देखते हैं कि प्रोकारियोटिक और यूकारियोटिक सेल में जो डिफरेंस है वो बताना है। तो देखो यहाँ पर आप लोगों को डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। साइज़ जो होता है वो प्रोकारियोटिक सेल का जो पुराने वाले टाइप के हैं उनका स्मॉल होता है, जनरली 1 से लेकर के 10 माइक्रोन, और 1 माइक्रोन जो होता है 10⁻⁻⁶ मीटर के बराबर होता है, और इनका यूकारियोटिक सेल का साइज़ जो है वो बड़ा होता है। न्यूक्लियर रीजन जो होता है प्रोकारियोटिक सेल में वो पुअरली डिफाइंड बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड इज़ नोन एज न्यूक्लियोइड, और न्यूक्लियर रीजन वेल डिफाइंड होता है एंड सराउंडेड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो जो यूकारियोटिक सेल होता है उसका जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है वो न्यूक्लियर रीजन मतलब अच्छे से डिफाइंड होता है, ठीक है, ये न्यूक्लियर रीजन है, यहीं पर ये न्यूक्लियस होगा यूकारियोट्स में, बट प्रोकारियोट में न्यूक्लियर रीजन अच्छे से डिफाइंड नहीं होता। इसमें प्रोकारियोट में सिंगल एक ही क्रोमोसोम होता है और यूकारियोटिक सेल में मोर देन 1 क्रोमोसोम, काफ़ी सारे क्रोमोसोम होते हैं। प्रोकारियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज एब्सेंट होते हैं, मतलब सेल ऑर्गेनेलीज के बाहर जो होता है सेल ऑर्गेनेलीज जैसे कि क्रोमोसोम और फिर उसके बाद राइबोसोम्स वगैरह, उनको सेल ऑर्गेनेलीज बोलते हैं। हमने नोट्स में चैप्टर में देखा था, क्वेश्चन आंसर्स में भी आगे देखेंगे। इनके अराउंड ना सेल मेम्ब्रेन नहीं होती, तो प्रोकारियोट्स में ना सेल मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है और यूकारियोट्स में सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। इसमें मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, ये सब चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। तो ये था इनका डिफरेंस। अब पेज 65 वाले देख लेते हैं। कैन यू नेम 2 ऑर्गेनेलीज वी हैव स्टडीड दैट कंटेन देयर ओन जेनेटिक मटीरियल। तो 2 ऑर्गेनेलीज जिनके पास अपना जेनेटिक मटीरियल हो, उसका आंसर क्या है, नाम क्या है उनका, तो माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स आर द 2 ऑर्गेनेलीज दैट कंटेन देयर ओन जेनेटिक मटीरियल। बोथ दीज ऑर्गेनेलीज हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। तो आंसर है देखो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड, इन दोनों के पास अपने खुद के जेनेटिक मटीरियल होता है, इनका खुद का डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं इनके पास, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सेल इज डिस्ट्रॉयड ड्यू टू सम फिजिकल और केमिकल इन्फ्लुएंस व्हाट विल हैपन। अगर सेल जो है वो ख़त्म हो जाएगा या फिर डिस्ट्रॉय हो जाएगा उसके अंदर की चीज़ें किसी भी फिजिकल या केमिकल चेंज की वजह से, तो क्या होगा। तो सेल जो होता है, सेल इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ विच इज़ केपेबल ऑफ लिविंग फंक्शंस। If the organization of cell is destroyed due to some physical or chemical influence, then ability of the cell to perform all living functions such as respiration, nutrition, एक्सक्रीशन वुड बी अफेक्टेड। तो जो भी सेल काम करता है ना, चाहे वो रेस्पायर करता है, सांस लेता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालता है, ये सारी की सारी चीज़ें काफ़ी ख़राब तरीके से अफेक्ट हो जाएंगी, प्रॉब्लम आने लगेगी अगर कोई भी फिजिकल या फिर केमिकल चेंजेस आते हैं सेल में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई आर लाइजोसोम्स नोन एज सुइसाइड बैग्स। लाइजोसोम्स को सुइसाइड बैग क्यों कहते हैं। तो इसका आंसर है देखो लाइजोसोम्स आर मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर्स दैट कंटेन पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम। तो इनमें काफ़ी ज़्यादा पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट होता है लाइजोसोम्स में, मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, वेसिकल स्ट्रक्चर होते हैं और इनमें काफ़ी पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम होता है। तो दीज एंजाइम्स आर कैपेबल ऑफ ब्रेकिंग डाउन एनी फॉरेन फूड पार्टिकल और माइक्रोब्स एंटरिंग द सेल। तो एंजाइम जो है ना वो कोई भी फॉरेन पार्टिकल यानी कि बाहर से आने वाली कोई भी जो चीज़ होती है उसको डाइजेस्ट ये लाइजोसोम्स कर सकते हैं इनकी एंजाइम्स की हेल्प से। सम टाइम लाइजोसोम्स कैन कॉज सेल्फ डिस्ट्रक्शन ऑफ अ सेल बाय रिलीजिंग दीज डाइजेस्टिव एंजाइम विद इन द सेल, हेंस दे आर नोन एज सुसाइड बैग्स। तो कई बार लाइजोसोम्स ना अपने आप को ही खत्म करने के लिए डाइजेस्टिव एंजाइम निकाल देते हैं, इसलिए इनको सुइसाइडल बैग्स कहते हैं। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला जो लाइजोसोम्स वाला है, बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में पूछा जाता है। एक ये वाला और एक ये वाला कि 2 ऑर्गेनेलीज कौन से हैं जिनका खुद का जेनेटिक मटीरियल होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, और लाइजोसोम्स को सुसाइड बैग्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज करते हैं ना कई बार ये अपने आप को ही मार देते हैं, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव
यानी कि खुद को ही ख़त्म करने वाले डाइजेस्टिव एंजाइम ये रिलीज़ कर देते हैं लाइसोसोम्स, इसलिए इनको सुसाइड बैग कहते हैं। नेक्स्ट है वाई आर प्रोटीन्स सिंथेसाइज्ड इनसाइड द सेल। तो प्रोटीन का सिंथेसिस सेल के अंदर क्यों होता है? तो आंसर है राइजोसोम्स आर द साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। राइजोसोम्स आर very small structure found either in a free state, suspended in the cytoplasm or attached to the surface of endoplasmic reticulum. They are composed of ribonucleic acids और protein. तो ये देखो जो प्रोटीन कहाँ पर प्रोटीन का सिंथेसिस होता है सेल में, तो राइबोसोम्स। इसका आंसर अगर आप एक वर्ड में देना चाहें तो राइबोसोम्स में प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। कहाँ पर होता है प्रोटीन का सिंथेसिस? राइबोसोम्स में। ये छोटे छोटे से स्ट्रक्चर होते हैं, फ्री स्टेट में होते हैं। और राइबोन्यूक्लिक एसिड ये किस किस के बने होते हैं? राइबोन्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन्स के, ठीक है। राइबोन्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन के ये बने हुए होते हैं। तो जितने इंटेक्स क्वेश्चन थे हमने सारे देख लिए। अभी जो एक्सरसाइज के हैं सोल्यूशंस ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अच्छा लगा है वीडियो तो ज़रूर वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।